मम्मी मेरे लिए भी किताबें और पेंसिल लाकर दो ना, मुझे भी स्कूल जाना है। ठीक है बेटा, तुम भी बहुत जल्द स्कूल जाओगी। मैं तुम्हारे लिए भी नया बैग, कॉपी, पेंसिल और बहुत सारी चीजें लाऊंगी। मम्मी मैंने सुना है स्कूल में टीचर अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं और बच्चों को प्यार भी खूब करती हैं। हाँ बेटा, देखना जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें भी टीचर बहुत प्यार करेंगी। शाम को तुम्हारे पापा को आ जाने दो, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। शाम को जब बबली के पिता प्रकाश ऑफिस से घर लौटे तब मालिनी बोली, अब हमें बबली को स्कूल में डाल देना चाहिए। वो 5 साल की हो गई है। वैसे भी पड़ोस वाली ममता दीदी है ना, वो बता रही थी कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर छोटे बच्चों का स्कूल खुला है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम कल चलकर स्कूल देख आते हैं। अगर सब सही हुआ तो हम बबली बिटिया को उसी स्कूल में डाल देंगे। अगले दिन मालिनी और प्रकाश अपनी बेटी बबली को लेकर स्कूल गए। स्कूल बहुत ही सुंदर था। स्कूल में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी था। उसमें तरह तरह के झूले लगे हुए थे। बबली तो ये सब देखकर बड़ी खुश हो गई। मम्मी पापा मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। देखो तो जरा, इससे अभी से स्कूल में पढ़ने की कितनी जल्दी हो रही है। थोड़े दिन बाद जब मन भर जाएगा ना, तब स्कूल जाने के नाम से रोने लगेगी। ये तुमने सही कहा मालिनी। अच्छा, स्कूल के अंदर चलते हैं, प्रिंसिपल मैडम से बात कराते हैं। दोनों अंदर जाकर स्कूल के प्रिंसिपल कौशल्या से बात करते हैं। प्रकाश और मालिनी को वो स्कूल बहुत पसंद आता है। वो दोनों उसी दिन बबली का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन बबली यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। उसका स्कूल में आज पहला दिन था, इसलिए वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। मालिनी बबली को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचते ही स्कूल के गेट पर एक टीचर खड़ी हुई थी। हेलो मैम, मेरा नाम मंजुलिका है। मैं बबली की क्लास टीचर हूँ। आप स्कूल के अंदर नहीं जा सकती, बस बच्चा ही स्कूल में एंट्री कर सकता है। तो आप बबली को छोड़ जाइए, मैं इसे क्लासरूम तक ले जाऊंगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो आप इसे ले जाइए। बाय मम्मी, छुट्टी में मुझे लेने आना। हाँ मेरी प्यारी बेटिया, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, मैं टाइम पर लेने तुम्हें आ जाऊंगी। टीचर मंजुलिका बबली को स्कूल के पीछे के रास्ते से ले जाने लगी। ये देख बबली बोली, मैडम मेरा स्कूल तो वहाँ है ना? हाँ बेटा, पर आपके क्लासरूम का रास्ता यहाँ से है। अगर आप वहाँ से जाओगी तो बड़े बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे। क्या आप चाहते हो आपको बड़े बच्चे परेशान करें? नहीं मैडम जी। तो बस चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। टीचर मंजुलिका बबली को लेकर क्लासरूम में पहुंची। वहाँ पहले से ही काफी सारे बच्चे बैठे हुए थे। सभी बच्चे बबली की तरफ देख रहे थे। वो सभी डरे हुए थे, लेकिन बबली इस बात से अनजान थी। वो तो अपना क्लासरूम और बच्चे देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही पल में गायब होने वाली है। चलो बबली, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है मैडम। बबली अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बाद टीचर मंजुलिका ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर उसने चौक से ब्लैक बोर्ड में एक मुश्किल सवाल लिखा। उठो चिंटू, जल्दी से मुझे ये सवाल हल करके दिखाओ। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मैं ये कैसे करूँगा? मुझे तो अच्छे से गिनती भी नहीं आती। मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? ये कहते हुए टीचर मंजुलिका की आंखें लाल हो गईं और धीरे धीरे वो चुड़ैल रूप में आ गई और गुस्से में चिंटू का कान खींचते हुए उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। बबली की हालत चुड़ैल को देखकर खराब हो गई। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और हाथ पैर भी कांपने लगे। अभी के अभी ये सवाल हल कर, वरना तुझे पता है ना मैं बच्चों के साथ कैसा सलूक करती हूँ। सॉरी मैडम, मैं कल घर से सवाल हल करके आऊँगा। प्लीज आप मुझे सजा मत देना। अले ले मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुझे कैसे माफ कर सकती हूँ? सजा तो तुझे जरूर मिलेगी और पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक। इतना कहकर चुड़ैल इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर टूटे हुए बिजली के बोर्ड पर गई। उसमें से 2 बिजली की तारें बाहर निकल रही थी। चुड़ैल बिजली की तारें पकड़कर बोली, अब कितना मजा आएगा जब मैं तुझे करंट लगाऊंगी और तू मेढक की तरह उछलेगा और सारे बच्चे ताली बजाना, ठीक है? नहीं मैडम, ऐसा मत करो प्लीज मैडम, मुझे करंट मत लगा। सब बच्चे ये सब देख डरकर सहम गए। तभी चुड़ैल बिजली के दोनों तारों को चिंटू के हाथों में लगाने लगी। आओ, बचाओ। सॉरी मैडम।
चिंटू को ऐसे चिल्लाते देख चुड़ैल को और भी मजा आया। वो बार बार उसे बिजली का करंट देने लगी। चुड़ैल ने तब तक ऐसा किया जब तक चिंटू बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद चुड़ैल ने बबली को अपने पास बुलाया। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे कैसे भूल गई। तेरा तो मेरी क्लास में पहला दिन है और मैंने तेरा स्वागत भी नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है। मम्मी मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी चाहिए मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो मैं तुझे टकली कर दूंगी, समझी? और अगर तूने घर जाकर कुछ भी बोला तो मैं कल तुझे पंखे से उल्टा लटका दूंगी और चूहे वाले कमरे में अकेला बंद कर दूंगी। बबली डर के मारे चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। चुड़ैल ने बबली को खूब डराया और मारा भी। पूरे दिन भर चुड़ैल किसी न किसी बच्चे को मारती ही रहती है, जैसे उसे ऐसा करने से कितना मजा आ रहा हो। इतना करने से भी चुड़ैल का मन नहीं भरा। तभी उसने बच्चों को मारने के लिए एक मोटा डंडा निकाला। इतने में स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। बच गए तुम सब, जाओ अब यहाँ से। लेकिन हाँ, अगर किसी को कुछ बताया तो याद है ना मैं क्या करूँगी तुम लोगों का। बबली डरते हुए क्लासरूम से बाहर भागी। गेट पर उसकी माँ मालिनी उसका इंतजार कर रही थी। बबली तुरंत अपनी माँ से लिपट गई। वो बहुत ही घबराई हुई थी और पूरे रास्ते वो बिल्कुल चुपचाप रही। घर पहुंचकर बबली को गुमसुम देख मालिनी ने पूछा, क्या हुआ बबली बेटा? सुबह तो तुम इतनी खुश थी और अभी इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या हुआ? स्कूल अच्छा नहीं है क्या? नहीं मम्मी, वो कुछ नहीं। स्कूल अच्छा है, मैडम भी अच्छी है। बबली चुड़ैल टीचर के डर से अपनी माँ को सच नहीं बता पाई। वहीं मालिनी ने सोचा पहली बार स्कूल जाने की वजह से बबली थक गई है, इसलिए मालिनी ने बबली की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अगली सुबह जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तब बबली स्कूल जाने से घबराने लगी। मम्मी, वो मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना। देखा प्रकाश, मैंने आपसे कहा था ना, 1-2 दिन बाद इसके स्कूल ना जाने के बहाने शुरू हो जाएंगे। नहीं मम्मी, सच में मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मालिनी बबली की एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती स्कूल छोड़ आती है। फिर वहाँ से वही टीचर मंजुलिका उसे क्लासरूम में लेकर गई और क्लासरूम में जाते ही टीचर मंजुलिका एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके बाद उसने फिर से बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो बच्चों को मारती, पीटती और खूब डराती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। धीरे धीरे मालिनी को अपनी बेटी बबली पर शक होने लगा कि आखिर वो कुछ दिनों से इतनी चुप चुप और डरी हुई क्यों है। फिर एक दिन मालिनी अचानक छुट्टी होने से पहले ही स्कूल जा पहुंची। फिर स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम से बोली, मैडम मेरी बेटी बबली को भेज दीजिए। वो दरअसल हमें अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेने जल्दी आ गई। बबली? कौन बबली मैडम? पिछले महीने ही मैंने अपनी बेटी बबली का एडमिशन इसी स्कूल में करवाया है। वो नर्सरी क्लास में पढ़ती है। अच्छा, आप रुकिए, मैं अभी पूछकर बताती हूँ। वैसे मुझे हर बच्चे की जानकारी रहती है। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी बेटी बबली यहाँ नहीं पढ़ती। इतना कहकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने जैसे ही फोन करके पता लगाया तो उसे पता चला कि बबली नाम की कोई बच्ची नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ती। मैंने बोला था ना आपको, यहाँ बबली नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। मालिनी ये बात सुनकर घबरा गई और उसने पूरे स्कूल में हंगामा मचा दिया। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल कौशल्या आई और बोली, क्या हुआ? आप स्कूल में इस तरह से शोर क्यों मचा रही हैं? स्कूल वाले कह रहे हैं मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती, जबकि मैं उसे रोज स्कूल छोड़कर जा रही हूँ और छुट्टी में मुझे वो गेट पर मिलती है। आपको तो याद ही होगा ना मैडम, मैं और मेरे पति अपने बेटे का एडमिशन करवाने आपके पास आए थे। अरे हाँ, याद आया। आप तो उसी दिन अपनी बेटी का एडमिशन करवा कर गए थे, पर आपकी बच्ची अगले दिन से स्कूल ही नहीं आई। हमें लगा शायद आपका मन बदल गया होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि वो रोज यहाँ पढ़ने आती है। तो चलिए, मैं आपके साथ मिलकर आपकी बेटी को ढूंढती हूँ। मालिनी ने बबली को स्कूल में हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी होते ही मालिनी ने बबली को स्कूल के पीछे के रास्ते से आते हुए देख लिया। बबली, मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी मेरी बच्ची? शुक्र है तुम मिल गई। मम्मी, मैं अपनी क्लास में थी। इतने में स्कूल की प्रिंसिपल कल्याणी बबली के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बबली बेटा, आपकी क्लासरूम कहाँ है? हमें भी वहाँ तक लेकर चलो। बबली स्कूल के पीछे के रास्ते से उन्हें क्लासरूम तक लेकर गई।
उस क्लासरूम को देखकर प्रिंसिपल कल्याणी सारा माजरा समझ गई। अच्छा, मैं सब समझ गई हूँ कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। दरअसल कुछ समय पहले इस क्लासरूम में मंजुलिका नाम की टीचर नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। वो बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा करती थी और जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट की तो हमने उसे स्कूल से निकाल दिया, लेकिन उसने स्कूल में बहुत सारा हंगामा कर दिया और निकलने से मना कर दिया। जब हमने उसकी एक ना सुनी तो एक दिन उसने अपनी क्लास के सभी बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद हमने ये क्लासरूम हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर बबली तो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में हमें बताया करती थी, तो वो बच्चे कौन हैं? वो वही बच्चे हैं जो मर चुके हैं। ये सब सुनकर मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर अगले दिन प्रिंसिपल कौशल्या ने स्कूल में शांति पाठ करवाकर चुड़ैल को उसी क्लासरूम में बंद करवा दिया। उस दिन के बाद से बबली स्कूल जाने के नाम से कभी नहीं डरी और हर रोज खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। 3 बहू के बाल का जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में महिमा अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। महिमा की तीनों बेटियां दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु इसके बावजूद भी लोग उन तीनों का मजाक बनाते थे और इसका कारण ये था कि वो तीनों गंजी थी। तीनों के सर पर एक भी बाल नहीं था, इसलिए लोग उन तीनों को गंजी बहनें कहकर बुलाया करते थे, जिस कारण तीनों बहनों को बहुत दुख होता था। पहले पड़ोस में उनका मजाक बनाया जाता था, फिर स्कूल में, और अब जब वो कॉलेज में आ गई थी तो कॉलेज की लड़कियां भी तीनों बहनों का मजाक बनाती थी। वो तीनों बहनें स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। वो कभी भी किसी की बातों का गुस्से में जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहनें देखती हैं कि उनकी माँ सोच में पड़ी है। तभी महिमा की बड़ी बेटी सुगंधा महिमा से पूछती है, क्या हुआ माँ, आपको चिंता में लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो आपके चेहरे पर ये शिकन कैसी? क्या बताऊं, मैं तुम तीनों के विवाह की चिंता में हूँ। मैंने जिसे भी तुम तीनों की फोटो दिखाई उसने मना कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा कहकर महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीनों बेटियां मिलकर अपनी माँ को शांत कराती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। फिर जैसे तैसे महिमा अपनी तीनों बेटियों के लिए एक रिश्ता ढूंढ लेती है और एक दिन एक औरत अपने तीनों बेटों के साथ महिमा के घर पर आती है। चलिए बहन जी, बात तो होती रहेगी, आप अपनी तीनों लड़कियों को बुला दीजिए। सुगंधा, निशा, आयुषी, बाहर आओ बेटा। जैसे ही तीनों बहनें बाहर आती हैं, उस औरत का मुंह बन जाता है और उसके तीनों बेटे भी अपना मुंह फेर लेते हैं। इसके बाद वो औरत गुस्से में कहती है, ये क्या बहन जी, आपकी तीनों बेटियां गंजी हैं? आपने हमें ये बात तो बताई ही नहीं। आपको क्या लगता है मैं अपने बेटों की शादी इन गंजी लड़कियों से करूंगी? कहाँ मेरे तीनों हैंडसम लड़के और कहाँ आपकी ये गंजी लड़कियां? मुझे माफ करिएगा, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे बहन जी रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। वो औरत वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है और महिमा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। वो दिन इसी तरह बीत जाता है। फिर अगले दिन जब वो तीनों बहनें कॉलेज जाती हैं तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, जो बहुत ही अमीर और घमंडी थी, वो उन्हें रास्ते में रोक लेती है। फ्रेंड्स, तुम जानते हो कल क्या हुआ? इन तीनों गंजी लड़कियों को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। इन तीनों को लगा था कि इनकी शादी तय हो जाएगी, पर इन तीनों को ये नहीं पता था कि कोई भी लड़का किसी गंजी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। और आखिर हुआ भी यही। वो तीनों लड़के इन्हें रिजेक्ट करके चले गए। और आखिर करें भी क्यों ना? इस दुनिया में कौन है जो गंजी लड़कियों से शादी करने में इंटरेस्टेड है? ऐसा कहकर वो लड़की हंसने लगती है और उसके साथ साथ कॉलेज के बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। उस लड़की की बातें सुनकर तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों घर आ जाती हैं और इस बार हिम्मत करके अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप हमें सच सच बताइए, हम तीनों गंजी कैसे हैं
अगर हमारे बाल कटे होते तो वो वापस आ जाते। अगर हमें कोई बीमारी होती तो वो हम तीनों को एक साथ नहीं होती। आखिर हमारे इस गंजेपन के पीछे राज क्या है? हमें बता दीजिए प्लीज। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके बाल इतने सॉफ्ट और लंबे हैं, पर हमारे ऐसे क्यों नहीं है? प्लीज माँ बताइए। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं पहले यहाँ नहीं रहती थी। मैं एक जंगल में रहती थी। वहीं तुम तीनों का जन्म भी हुआ था। जब मैंने तुम तीनों को जन्म दिया तो तुम गंजी नहीं थी, बल्कि तुम तीनों के सर पर सोने, चांदी और हीरे के बाल थे। सुगंधा, तुम्हारे सर पर सोने के बाल थे। निशा, तुम्हारे सर पर चांदी के बाल। और आयुषी, तुम्हारे सर पर हीरे के बाल थे। मैं तो तुम तीनों को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि एक चुड़ैल तुम तीनों के बालों के पीछे पड़ी है। वो चाहती थी कि मैं तुम तीनों को उसके हवाले कर दूं, ताकि वो तुम्हारी बलि देकर तुम्हारे बाल हासिल कर ले और उससे अपनी शक्तियों को 10 गुना कर ले। मैं उस चुड़ैल से मुकाबला करने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने तुम तीनों को अपनी जादुई शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए गंजा कर दिया, ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। और उसके बाद मैं तुम्हें लेकर यहाँ शहर में आ गई। अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत किया है तो तुम तीनों मुझे सजा दे सकती हो। नहीं माँ, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। आपने तो हमारी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया। हाँ माँ, आप इन सब के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। महिमा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बूढ़ी औरत को पाती है। वो बूढ़ी औरत महिमा से कहती है, तुम महिमा हो ना? हाँ, कहिए। महिमा बहन, मैंने सुना है कि तुम अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, पर उनके गंजेपन के कारण तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। कैसा समाधान? देखो महिमा बहन, मेरे भी 3 बेटे हैं और मुझे भी उन तीनों की शादी करानी है। लोग लंबे बालों को ही खूबसूरती समझती हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर ये तीनों गंजी लड़कियां भी मेरी बहू बन जाती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, तो ये रही उन तीनों की फोटो। अगर आपको वो पसंद है तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। महिमा उस औरत के द्वारा दिखाई गई तीनों लड़कों की फोटो देखती है और उसे लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय कर देती है। परंतु महिमा ये नहीं जानती थी कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल है जो उसकी बेटियों के जादुई बालों के पीछे पड़ी थी। मैं तो इतने साल बाद भी इस महिमा को पहचान गई, पर ये मुझे नहीं पहचान पाई। बस एक बार मेरे राक्षस बेटों से इन तीनों की शादी हो जाए, फिर मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाऊंगी। ये सब सोच सोचकर चुड़ैल बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ दूसरी ओर महिमा अपनी बेटियों के साथ शादी की तैयारियां कर रही होती है। एक दिन ऐसे ही वो लोग मार्केट में लहंगा लेने गए होते हैं कि तभी महिमा को वो बूढ़ी औरत बनी चुड़ैल दिखाई देती है। महिमा उसे आवाज लगाती है, परंतु वो सुनती नहीं है। इसके बाद महिमा उसका पीछा करने लगती है। चुड़ैल चलते चलते अपनी गुफा में पहुंच जाती है और अपने तीनों बेटों से बातें करने लगती है। बस अब कुछ दिन का और इंतजार है। एक बार उन तीनों की शादी तुम तीनों से हो जाए, उसके बाद मैं अपना विकराल रूप दिखाऊंगी। ये सब देखकर महिमा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चुड़ैल के सामने आ जाती है। अब तक तूने मेरी बेटियों के जादुई बालों को पाने का सपना छोड़ा नहीं, पर तू चाहे जितने हाथ पैर मार ले, तू मेरी बेटियों के जादुई बाल कभी हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, तुझे पता चल गया? अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि तू खुद ही मेरी गुफा में आ गई। अब तुझे मार के तेरी बेटियों की शादी अपने बेटों से करवाऊंगी, और उसके बाद जब तेरी तीनों बेटियों के जादुई बाल वापस आ जाएंगे तो उनकी बलि देकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाऊंगी। तेरा सपना पहले भी पूरा नहीं हुआ था और अब भी मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगी। सुगंधा, निशा, आयुषी, तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों को कोई भी नुकसान पहुँचे।
पर माँ, हम तीनों आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हाँ माँ, हमें आपकी मदद करने दीजिए। इस समय तुम लोग मेरी सबसे बड़ी मदद यहाँ से जाकर कर सकते हो। ऐसा कहकर महिमा अपने जादू से एक कालीन प्रकट करती है और उस पर अपनी तीनों बेटियों को बैठाकर हवा में उड़ा देती है। वो तीनों बहनें अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। महिमा अपनी पूरी शक्तियों के साथ लड़ती है। वो चुड़ैल के तीनों बेटों का अंत कर देती है, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी वो चुड़ैल को मार नहीं पाती और चुड़ैल अपने सबसे शक्तिशाली वार का इस्तेमाल करके महिमा को मौत के घाट उतार देती है। बड़ी आई थी मुझे खत्म करने, बड़ी आई थी मुझे खत्म करने, अब खुद की जान गंवा बैठी। यहाँ दूसरी ओर तीनों बहनें हवा में उड़ रही थी, पर तीनों में से किसी को भी कालीन उड़ाना नहीं आता था। इसलिए जब तेज हवा चलती है तो उनके कालीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तीनों एक तालाब के पास आकर गिरती है। उस तालाब में 3 भाई मछलियां पकड़ रहे थे। जैसे ही उन तीनों की नजर तीनों बहनों पर पड़ती है तो वो उन तीनों की मदद के लिए भाग कर जाते हैं। आप तीनों ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? वैसे आप आसमान से नीचे कैसे आई? आप किसी पेड़ पर चढ़ रही थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। इसके बाद तीनों बहनें उन तीनों भाइयों को सारी बात बताती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारे घर चलिए और अपनी चोटों पर मरहम लगवा लीजिए और हो सके तो हमारे ही घर कुछ दिन आराम कीजिए। तीनों बहनें कुछ देर सोचती है और फिर उन तीनों भाइयों के साथ चली जाती है और उनके घर पर कुछ दिन रुकती है। वो तीनों भाई मन की खूबसूरती में विश्वास रखते थे। उनके लिए तन की खूबसूरती केवल एक भ्रम था, इसलिए वो तीनों सुगंधा, निशा और आयुषी को अपना लेते हैं और फिर उन तीनों भाइयों की उन तीनों बहनों से शादी हो जाती है। जैसे ही शादी की रस्में पूरी होती है, सुगंधा के सोने के, निशा के चांदी के और आयुषी के हीरे के बाल प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बहनें भी हैरान रह जाती है, परंतु फिर उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आती है, जिसके बाद सुगंधा कहती है, अब से हमारा घर गांव में सबसे गरीब नहीं रहेगा। मेरे बाल आपको सोने की चीजें देंगे, निशा के बाल आपको चांदी की चीजें देंगे और आयुषी के बाल आपको हीरे की चीजें देंगे और अब इस पूरे गांव में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सुगंधा की बात सुनकर शादी में आए सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव की हालत ठीक करने के लिए तीनों बहनें अपने बालों की मदद से ढेर सारा धन इकट्ठा करती है और गांव वालों में बांटने लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और जैसे तैसे ये बात चुड़ैल को भी पता चल जाती है और चुड़ैल को ये समझते देर नहीं लगती कि तीनों बहनें उसी गांव में हैं। इसके बाद चुड़ैल उस गांव में पहुंच जाती है और पूरे गांव में हमला करने लगती है। क्या हुआ माँ जी? आप तो जब बाहर गई थी तो बहुत खुश थी, फिर इतनी चिंता में वापस क्यों आई? बेटा, मैंने सुना है कि किसी चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और वो इधर उधर आग के गोले फेंक रही है। कितने लोग तो घायल हो गए हैं। तुम लोग बाहर मत जाना, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। माँ जी, वो चुड़ैल हमारे लिए ही आई है और हमें वहाँ जाना ही होगा। हाँ माँ जी, ये लड़ाई हमारी है और हमें इसे अपनी माँ के लिए लड़ना ही होगा और आखिरकार हमें अपनी माँ का बदला भी तो लेना है। इसके बाद तीनों बहनें उस चुड़ैल के पास पहुँच जाती हैं। मैं जानती थी तुम तीनों अपनी माँ की तरह हो, अपनी वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे वाह, तो ऐसे दिखते हैं ये सोने चांदी और हीरे के जादुई बाल। अब ये बाल मेरे होकर रहेंगे। ये तेरा भ्रम है, तेरी सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है मृत्यु। जब तुम्हारी माँ मेरा बाल बांका नहीं कर पाई तो तुम किस खेत की मूली हो। इसके बाद वो तीनों बहनें एक घेरा बना लेती है और अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लगती है और फिर अपनी एकत्रित की गई शक्तियों से उस चुड़ैल पर वार करती है। इतनी प्रचंड शक्ति को चुड़ैल झेल नहीं पाती और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तीनों बहनें गांव वालों में धन बांटती है ताकि जिनका भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सके और उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें
उसी गांव में हंसी खुशी लोगों की मदद करते हुए रहने लगती है।